हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि चैनल पर भाई जितने भी एडिट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो आने वाली है, तो वही लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे भाई टर्म वन की पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में ऐसे कौन से एडिट टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है। पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब इस वीडियो के बाद कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपके कॉमेंट आए कि भैया ये टॉपिक भी आ रहा है, भैया ये तो डिलीटेड था, उससे पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पूरी रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ, जितने टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जी हाँ वो टॉपिक आ रहे हैं, भले ही आपके स्कूल में आपको इन्फॉर्म किया गया हो या ना किया हो, ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो पूरा वही हम देखेंगे, जितने भी एडिट टॉपिक्स हैं। नीचे मैंने छोटा सा स्क्रीनशॉट डाला है अपनी वीडियो का, एक सिलेबस वाली वीडियो चैनल पर पहले ही आई थी, वो भी आई बटन में डालूंगा। सीधा बात कर लेते हैं, आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, भाई उसमें तो कोई भी एडिट टॉपिक नहीं है, तो वो तो हम इसमें कुछ देखेंगे नहीं, तो सीधा सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं। तो जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो एंड ऑफ बायपोलैरिटी में यूनिपोलर वर्ल्ड, पेज नंबर 33 से 37, ये एक हमारा टॉपिक है। फिर हमारा अफगानिस्तान वाला टॉपिक है। फिर गल्फ वॉर 1 एंड 2 हमें पढ़ना है, उसका CIS हमें देखना है। और फिर 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग हमें देखना है। तो एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे इसमें से ऐसे टॉपिक थे जो हमने चैनल पर पहले ही डाल दिए हैं। तो जो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही डाल दिया है वो इस वीडियो में आगे मैं ऐड कर दूंगा। मतलब बीच में आपको वही पुरानी वीडियोस देखने को मिलने वाली है, जिसको मैं मर्ज कर दूंगा एक वीडियो में। और जो टॉपिक हमारे चैनल पर नहीं आए थे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मैंने MCQ सीरीज में कवर किया था, वो इसमें मैं आपको पूरे बताने वाला हूं। तो इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आपको इस वीडियो के बाद आपने अगर अभी तक MCQ सीरीज नहीं देखी है तो देखिएगा, उससे फंसना पक्का है। उसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के नहीं, एडिट टॉपिक्स के MCQ भी मैंने कराए हैं, तो वो बिल्कुल देखिएगा। अभी सीधा चालू करते हैं। सबसे पहले एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का हम पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, वो है बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो हमारा जो हेजेमनी वाला चैप्टर था ना, उसी के कुछ पार्ट हमारे बाइपोलैरिटी में ऐड किए गए। तो आप सबको मालूम है भाई, जो हमारा सोवियत यूनियन, हमारा USSR था, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। पूरी दुनिया एकदम शॉक में आ गई थी भाई कि क्या हो गया है। लेकिन इसके बाद भी जो हमारा दूसरा सुपर पावर था, हमारा USA, वो वहीं का वहीं था और ज्यादा पावरफुल वो हो चुका था। तो पूरा US का हमें देखेंगे। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि भाई US की जो हेजेमनी है, हेजेमनी मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हैं जितने भी स्पेयर होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन सब में हमें एक कोई कंट्री है, कोई एक सुपर पावर है जिसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, उसको हम हेजेमनी बोलते हैं। तो हमें ऐसा लगता है भाई कि जो US की हेजेमनी थी वो 1991 के बाद, USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद चालू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत आप बड़े वे में लार्जली बोल सकते हैं करेक्ट है, लेकिन इसके बाद भी दो चीजें जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है भाई कि जो हमारे US हेजेमनी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं हमें, ये 1991 के पहले ही देखने को मिल जाते हैं। हमें ये देखने को मिलते हैं भाई, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हुआ था, इसके बाद। और ऐसा नहीं है कि जैसे ही USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, US ने अपना हेजेमनी दिखाना चालू कर दिया था, पूरे वर्ल्ड को मालूम चल गया था, नहीं। इसके बाद थोड़े समय बाद, जब उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके थोड़े समय बाद दुनिया को मालूम चला था कि भाई इस समय हम US की हेजेमनी में रह रहे हैं। तो ये कुछ चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको सिर्फ समझना है, बोर्ड में आपको इसका ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले। अब इसके बाद हमारा आता है गल्फ वॉर 1, तो वो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, वही वीडियो में इसके आगे डाल रहा हूँ। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फर्स्ट गल्फ वॉर। तो अगस्त 1990 में क्या हुआ यार, कुवैत को ना इराक ने इन्वेड कर दिया, मतलब इराक ने कुवैत पर अपना कैप्चर कर लिया, उसको पूरा अपना कंट्रोल जमा लिया उस पर। इसके बाद बहुत ट्राई किया गया, डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट किए गए कि जो इराक है वो अपना एग्रेशन छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक अनुमति दी कि अगर हमें कुवैत का लिबरेशन करवाना है तो हमें फोर्स का यूज करना पड़ेगा। कोल्ड वॉर के समय यूनाइटेड नेशन एकदम चुप्पी साधा हुआ था, तो उसका जब ये डिसीजन आया तो उसको बहुत ड्रामेटिक डिसीजन बोला गया। आखिर इनने बोला, और वो भी बोल रहे हैं कि सीधे फोर्स लेकर जाया जाए। इतने सालों से इनकी जो चुप्पी थी अब वो जाके खत्म हुई थी ना, तो ये हमें देखने को मिला था। अगर हम US प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश की बात करते तो इसने इनको बोला था इमरजेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें बेसिकली हुआ क्या था यार, एक मैसिव कोलिजन फॉर्म किया गया था। 34 कंट्रीज सामने आई थी, 6,60,000 ट्रूप्स आई थी। इनने मिलकर इराक से लड़ाई करी और उसको हरा दिया। इसको बोला जाता है फर्स्ट गल्फ वॉर। तो ये एक UN का ऑपरेशन था। इसका अगर हम एक और कोड नेम की बात करते हैं तो इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोला जाता है। पर अगर हम सच्चाई देखें तो एक प्रकार से पूरा अमेरिकन ही था। यह अमेरिकन इसलिए था क्योंकि भाई इसको अगर लीड किसने किया था, अमेरिकन जनरल नॉर्मन स्वार्सकोफ ने इसको लीड किया था। और अगर हम बात करें यार कोलिजन फोर्सेस की, तो 75% फोर्सेस US की ही थी। एक प्रकार से बोल सकते हैं ये US की ही हमें एक लड़ाई देखने को मिली थी।
इसके बाद भाई उस समय के जो इराकी के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सद्दाम हुसैन। उनने प्रॉमिस किया था कि जो ये गल्फ वॉर होगा, ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगा, मतलब 100 जंग की एक जंग होगी। लेकिन सिंपल सी बात है यार, वो बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। बहुत जल्दी उनको डिफीट मिल गई थी और कुवैत से उनको जाना पड़ गया था। तो ये हमें देखने को मिला था। तो फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद यार हमें बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का गैप देखने को मिलता है यूएस और बाकी की कंट्रीज में। मतलब समझ में आया कि यूएस कितना आगे निकल चुका है यार। मिलिट्री में ले लें, किसी भी चीज में ले लें, यूएस बहुत आगे निकल गया है। इस वॉर में यूएस ने बहुत सारे स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज किया था, तो इसको कंप्यूटर वॉर भी बोला गया ऑब्जर्वर द्वारा। उसके बाद ये पूरी वॉर का ना एकदम टेलीविजन में बहुत अच्छे से कवरेज किया गया था, जिसको कई लोग वीडियो गेम वॉर भी बोल रहे थे, क्योंकि सब अपने लिविंग रूम में आराम से बैठकर इस वॉर के मजे ले रहे थे, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। मतलब वहां इतना मैसिव डिस्ट्रैक्शन चल रहा है और लोग टीवी में उसको आराम से देख रहे हैं, तो वीडियो गेम वॉर भी इसको बोला गया। और अगर हम बात बोले यार यूएस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ इस वॉर से, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। यूएस ने इस वॉर में जितना खर्च किया उससे ज्यादा उसको पैसे मिल गए थे जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया से। इनने बहुत ज्यादा उससे रुपए यूएस को दिए थे, तो यूएस को तो वॉर से बहुत बड़ा एक प्रॉफिट देखने को मिल गया था। फिर गल्फ वॉर के बाद भाई हमारा क्लिंटन ईयर्स आता है। तो देखिए जो जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश थे ना, वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1992 में हार गए थे। विलियम जेफरसन, जिन्हें बिल क्लिंटन भी बोला जाता है, उनने उनको हरा दिया था। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो बिल क्लिंटन थे 1996 में फिर से जीते एंड दस रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस फॉर 8 ईयर, से 8 सालों तक यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो क्लिंटन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करते ना, तो जो क्लिंटन गवर्नमेंट थी वो सॉफ्ट इश्यूज हमारे, जैसे हमारा डेमोक्रेसी का प्रमोशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, वर्ल्ड ट्रेड हो गया, इन पर ज्यादा फोकस करते थे। और मिलिट्री पावर, सिक्योरिटी, जो हमारा जो हार्ड पॉलिटिक्स होता है, उन पर कम फोकस करते थे। ये चीज आपको मेन क्लिंटन ईयर्स की मालूम होना चाहिए। सिर्फ मेन चीज बता रहा हूँ, बाकी का आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं भाई यूएस हेजेमनी के क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिली। तो 1999 में हमें एक बहुत बड़ा एपिसोड देखने को मिलता है, इसको अच्छे समझिएगा। तो देखिए क्या हुआ था, हमारा जो अल्बेनियन पॉपुलेशन है ना, वो कोसोवो जो एक प्रोविंस है, वहाँ की प्रीडोमिनेंटली पॉपुलेशन आप बोल सकते हैं। मतलब पहले से हमें उनका अच्छा खासा वहाँ पर मेजोरिटी देखने को मिल जाता है, उनका डोमिनेंस हमें वहाँ देखने को मिल जाता है। तो जो युगोस्लावियन लोग थे ना, उन्हें इनके खिलाफ एक्शन ले लिया था। आपकी बुक में डीप नहीं दिया हुआ है, लेकिन मिलिट्री एक्शन ले लिया गया था अल्बेनियन पॉपुलेशन के, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो उनकी चीजें चल रही थी उसके खिलाफ। तो ये चीज यूएसए को पसंद नहीं आई, नाटो को पसंद नहीं आई। तो नाटो कंट्रीज ने, जिसने यूएस ने लेड किया था, यूएसए उसका लीडर था, इन्हें एयरफोर्स अटैक किए। इनने युगोस्लाविया के आजू बाजू जो टारगेट थे उसके अराउंड वहां पर लगभग 2 महीने तक अटैक किया, जिसके बाद वहां पर जो स्लोबोदान मिलोसेविक की गवर्नमेंट थी, उसको फोर्सफुली इन्हें उसका डाउनफॉल करा दिया। इन्हें अटैक किया, उन लोग हार गए, उनका डाउनफॉल आ गया। और उसके बाद वहां पर कोसोवो में हमें नाटो की फोर्स देखने को मिली। तो सबसे पहला तो एक एपिसोड हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद अनदर सिग्निफिकेंट एक और यूएस मिलिट्री इंपॉर्टेंट हमें जो देखने को मिलता है, वो है भाई क्लिंटन ईयर में फिर से। तो क्या हुआ था, जो यूएस की एम्बेसीज थी नायरोबी में, केन्या में, दर एस सलाम में, तंजानिया में 1998 में, वहां पर बॉम्बिंग्स करी गई थी। और बोला जा रहा था कि भाई इसके पीछे अल कायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका हाथ इसके पीछे है। ये बात बोली जा रही थी, जो एक एक्सट्रीम इस्लामिस्ट आइडियाज को इन्फ्लुएंस रहता है, उसको फॉलो करता है, ये बोला गया। इसके जस्ट कुछ दिनों बाद, मतलब इस बॉम्बिंग, जो एम्बेसी में बॉम्बिंग हुई थी ना, इसके जस्ट कुछ दिनों बाद हमारे जो प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, उनने ऑर्डर किया ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का। अब ये क्या था भाई, ये सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स थी। तो हमारी जो क्रूज मिसाइलों की स्ट्राइक करी गई थी, कहां पर करी गई थी, जो अल कायदा के टेररिस्ट का टारगेट थे सुदान और अफगानिस्तान में, वहां पर। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। और यहां पर जब ये अटैक किया गया ना, तो यूएस ने ना यूएन सैंक्शन का इंतजार किया और ना ही उसको कोई इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजन का लेना देना था। मतलब इतनी दम है कि उसको पूरे वर्ल्ड से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, इसी को तो हेजेमनी बोलते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। फिर इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है 9/11। आपने बहुत सुना होगा, एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। अभी एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जितने भी एडिट टॉपिक पीडीएफ में है ना, उनसे तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले, लेकिन जो एडिट टॉपिक पीडीएफ में है ही नहीं, उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। और यही रीजन है कि क्यों आपको सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक पर ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू के इनमें से देखने को नहीं मिलते। तो इन्हें आपसे पढ़ते जाइए, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको सुनते जाइए। फिर एमसीक्यू सीरीज में आपको टाइम स्टैम्प भी देखने को मिलेंगे, आप इनको अगर चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देखिए। ऑन 11 सितंबर 2001, डेट याद रखिएगा, 19 हाईजैकर हेलिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज, 19 हाईजैकर जो अरब कंट्रीज आ रहे थे, उन्हें 11 सितंबर 2001 में
4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट में कंट्रोल ले लिया, ठीक है, उन पर कंट्रोल इन्हें ले लिया जो उसी समय थोड़े समय पहले उड़ी थी, और फ्लू देम इनटू द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द यूएस। उनको टेक ऑफ करने के थोड़े ही समय बाद इन्हें पूरा कंट्रोल ले लिया और उनको इंपॉर्टेंट जो यूएस की बिल्डिंग थी उनके तरफ ले जाने लगे। वन एयरलाइनर ईच क्रैश्ड इनटू द नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमारा न्यूयॉर्क में था उसके नॉर्थ और साउथ टावर पर 2 एयरलाइनर जाके क्रैश किए। जो थर्ड था हमारा, वो जो हमारी पेंटागन बिल्डिंग थी एर्लिंगटन वर्जीनिया में, वहां पर जाकर क्रैश किया, जो कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर होता था, ये याद रखिए, हेडक्वार्टर में जाके उन्होंने किया। उसके बाद जो फोर्थ एयरक्राफ्ट था उसको जो यूएस कांग्रेस की कैपिटल बिल्डिंग थी ना उसमें जाके क्रैश करना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया की एक फील्ड में जाकर ही गिर गया। तो मतलब एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किया गया था, इसको हम बोलते हैं 9/11 का अटैक, याद रखिएगा। अराउंड 3000 लोगों की इसमें डेथ हो गई। इसके बहुत शॉकिंग इफेक्ट्स हमें अमेरिका को देखने को मिले थे। और जो ये अटैक हुआ था ना, इसको जो ब्रिटिश बर्निंग हुई थी हमारी वॉशिंगटन डीसी में 1814 और जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर इन 1941 उससे कंपेयर किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें डेट बहुत अच्छे से याद रखना है, आपको प्लेन्स याद रखना है, कहाँ पर क्रैश हुए थे, 9/11 आपको याद रखना है, बस इतना आप याद रखेंगे आपको ये पूरा बनने लगेगा। इसके बाद इसमें और भी चीजें हैं। इसके बाद 9/11 का भाई यूएस ने भी बहुत एक स्विफ्ट और फेरोशियस वे में रिस्पॉन्स किया। एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेरर यूएस ने क्या लॉन्च किया, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। याद रखिएगा, जितने भी लोग इस अटैक के पीछे उनको लग रहे थे कि भाई ये हो सकते हैं, उन सबके खिलाफ इसको किया गया। मेनली कौन था भाई, अलकायदा और जो तालिबान रिजीम थी अफगानिस्तान में उसके खिलाफ किया गया। तो जो तालिबान की रिजीम थी ना उसको तो बहुत इजीली इन्हें ओवरथ्रो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी भाई तालिबान के और अलकायदा के हमें कुछ ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं। उनका अभी भी ऐसा नहीं है कि उनका दी एंड हो गया, नहीं, अभी भी उनके बहुत सारे हमें अलग अलग जगह पर अटैक देखने को मिलते हैं। जो वेस्टर्न टारगेट्स उनके रहे हैं वो सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि भाई अभी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। तो एक रिजीम को ओवरथ्रोन करने से सारी चीजें नहीं हो जाती हैं, इनका टेररिज्म अभी भी हमें पूरी दुनिया में देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो यूएस की फोर्सेस थी ना, इन्हें पूरे वर्ल्ड में अरेस्ट किए। इनको जो भी लगता था कि इसके पीछे हो सकता है उनको इन्हें अरेस्ट किया, और वहां की गवर्नमेंट को बताते भी नहीं थे, उनको कोई उनके बारे में जानकारी तक ये नहीं देते थे। उसके बाद भाई जिन लोगों को भी इन्हें अरेस्ट किया उनको ये अलग अलग सीक्रेट प्रिजन में ले जाते थे। बहुत सारों के गुएंतानामो बे आपने सुना होगा, यूएस नेवल बेस है क्यूबा में, वहां पर ले गए। और जब यहाँ पर लेकर गए ना तो प्रिजनर को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था, जो इंटरनेशनल लॉ का प्रोटेक्शन होता है वो भी इनको नहीं दिया गया, उनके खुद के कंट्री के बारे में भी कोई लॉ का इनको नहीं रहा। मतलब कुल मिला के ये यूएस ने इनको प्रिजन में जब डाला तो भाई ये यूएस के हो गया, यूएस जो करना चाहता है कर सकता है, कोई भी सिक्योरिटी उनको नहीं दी गई थी। और इवन जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको भी इन प्रिजनर से मिलने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो भाई ये पूरा हमारा 9/11 के आता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं गल्फ वॉर 2 की, और उसके आगे जितने भी नए टॉपिक हमारे इस चैप्टर में ऐड हुए वो मैं पहले ही आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में करवा चुका हूं, तो वाली वीडियो अब मैं इसके आगे डाल रहा हूं। इसके बाद यार अब हमारा अगला टॉपिक आता है सेकेंड गल्फ वॉर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बताना है, अच्छे से समझिए। बोर्ड में अगर आपका क्वेश्चन आता है गल्फ वॉर समझाओ या फर्स्ट गल्फ वॉर समझाओ, तो जो मैंने आपको पहली गल्फ वॉर समझाई आपको वो समझाना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है इराक वॉर समझाओ या सेकंड गल्फ वॉर समझाओ, वहां मेंशन्ड रहता है सेकंड गल्फ वॉर, तो फिर आपको ये वाला समझाना है। क्योंकि बेसिकली अगर हम बोले हम गल्फ वॉर किसको बोलते हैं, तो जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी उसी का नाम गल्फ वॉर है, सेकंड गल्फ वॉर का नाम इराक वॉर है। लेकिन अगर मेंशन्ड होता है सेकंड गल्फ वॉर समझाइए या इराक वॉर समझाइए, तो आपको ये समझाना है। और अगर कुछ मेंशन नहीं होता, सीधा गल्फ वॉर लिखा होता, तो आपको पहला वाला समझाना है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो भाई 19 मार्च 2003 में क्या हुआ, यूएस ने एक इन्वेजन लॉन्च किया इराक के खिलाफ, और इसको कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसमें मोर देन 40 कंट्रीज ने यूएस को सपोर्ट किया था, और यूएस के कोलिजन ऑफ विलिंग को ज्वाइन किया था। यूएन ने रिफ्यूज कर दिया था इन्वेजन के लिए, यूएन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन भाई यूएस यूएन की थोड़ी सुनेगा, यूएस अपनी हेजेमनी में रहता है, और 40 से ज्यादा कंट्री का सपोर्ट भी मिल चुका था। तो भाई अगर मेन पर्पस की बात करें कि क्या पर्पस था इस पूरे हमारे इस इराक वॉर का, तो सिंपल ये था, अमेरिका का कहना था कि भाई जो इराक है ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप कर रहा है, मतलब बहुत ऐसे वेपन डेवलप कर रहा है जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो इराक को उससे रोकना है, ये यूएसए का कहना था। लेकिन भाई जब उसको इन्वेड किया गया तो ऐसे कोई भी हमें प्रूफ देखने को नहीं मिलते हैं कि इराक ऐसे कोई वेपन बना रहा है। तो लोगों का कहना है यार ये यूएस ने जानबूझ के किया, यूएस को अलग मोटिव्स थे। लोगों का कहना है यूएस को वहां पर ऑयल फील्ड्स पर कैप्चर करना था,
और वहां पर एक यूएस फ्रेंडली रिजीम रखना था। मतलब पहले की जो इराक की गवर्नमेंट है वो यूएस फ्रेंडली नहीं थी, तो पुरानी गवर्नमेंट को हटा के एक यूएस फ्रेंडली वहां रिजीम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना था। लोगों का कहना है कि इसने अपने प्रॉफिट के लिए ये किया था। तो भाई सिंपल बात है, उस समय इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी तो वो तो गिर गई, लेकिन यूएस कभी भी इराक को पैसिफाई नहीं कर पाया, वहां पीस लेकर नहीं आ पाया। वहां फुल फ्लैश इंसर्जेंसीज रिवॉल्ट हमें यूएस के ऑक्यूपेशन के खिलाफ देखने को मिलते ही रहते हैं। अगर यूएस की बात करें तो 3,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल वो खो चुका है इस वॉर में, और इराक की कैजुअलिटीज तो बहुत ज्यादा है। अगर इराकी सिविलियन की बात करते हैं तो अराउंड 50,000 सिविलियन की डेथ हो चुकी है। मतलब इराक की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है इस इन्वेजन में, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो मतलब सिंपल सी बात है यार, इन्वेजन किया, आप वहां पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं देख पाए, वहां पर पीस भी लेकर नहीं आ पाए। तो बहुत सारे लोग भाई इसको सीधे यही बोलते हैं कि मिलिट्री और पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा फेलियर हमें ये देखने को मिलता है, बहुत सारे एस्पेक्ट में ये फेल हो गया, इसको ये वाइडली यही रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो भाई जो सद्दाम हुसैन है उनको तो कैप्चर कर लिया गया था उसी साल दिसंबर में, और जस्ट 3 साल बाद उन्हें फांसी भी दे दी गई थी। तो ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यार, इस पूरे इन्वेजन के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। नेक्स्ट डिकेड तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस थी यूएस की, और जो पोस्ट इन्वेजन इराकी गवर्नमेंट आई थी, देखिए कहीं पर भी अगर इन्वेजन करते हैं तो वहां पर पुरानी गवर्नमेंट को हटा के एक नई बनाई जाती है। तो जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसको भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मतलब कुल मिलाकर कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रह रहे थे। फिर यूएस ने 2011 में अपनी ट्रूप्स को वहां से विड्रॉन कर लिया, वहां से अपनी ट्रूप्स को हटा लिया। लेकिन इसके बाद यार सीरियन सिविल वॉर हुआ। अब आप बोलेंगे सीरिया की सिविल वॉर से यहाँ का क्या लेना देना है, तो सिंपल यार, जो सीरिया है और इराक है आजू बाजू कंट्री है। तो जो सीरियन सिविल वॉर हुआ था यहाँ पर ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवनेंट, ये एक आप बोल सकते हैं एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। इसने सिविल वॉर में सीरिया में तो किया ही किया, इसने इराक के भी कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया था। सीरिया और इराक के एरिया को कैप्चर करके छोटा सा स्टेट टाइप का इन्हें बना लिया था। इन्हें टेरिटोरियल गेन इराक में कर लिए थे। तो भाई जब ये सीरियन सिविल वॉर इतने आगे तक बढ़ गया, तो फिर जो ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था, जब ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उन्होंने यूएस की फोर्सेस को इराक में फिर से रीडिप्लॉय किया 2014 में, फिर से वापस भेजा। तो भाई एक सिविल वॉर हमें देखने को मिली सेंट्रल गवर्नमेंट और ISIL के बीच में, जो 3 साल तक चली, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट की विक्ट्री हो गई दिसंबर 2017 में। तो अगर 2018 की बात करते हैं तो अब इराक में जो भी वायलेंस था वो बहुत कम हो गया। अगर हम उसको पिछले 10 सालों में बात करते हैं, सबसे कम लेवल पर आ गया है। और मेनली इसका रीजन यही है यार कि ISIL की फोर्सेस की डिफीट हुई, गवर्नमेंट वहां की जीत गई थी, इनकी डिफीट हो गई थी। फिर इसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुई यार कि यूएस का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसी के साथ साथ CIS का फॉर्मेशन हुआ। CIS क्या था? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सिंपल टर्म में आपको बताऊं, आगे हम इस पर अभी पूरा पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, लेकिन अभी सिंपल बताऊं तो आपको बताऊं यार, USSR को समझो एक ग्रुप था, ये ग्रुप अब टूट गया। अब क्या किया जाए, तो एक नया ग्रुप फॉर्म कर दिया गया, जहां बोला गया भाई अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, याद रखिएगा। ये एकदम सरप्राइज के रूप में आया उनके लिए, जो कंट्रियों को पता ही नहीं था USSR डिसइंटीग्रेट होने वाला है। भाई यूक्रेन, बेलारूस और रशिया ने पूरा ऑर्डर चलाए कि अब डिसबैंड हो रहा है USSR, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म हो रहा है। लेकिन बाकी रिपब्लिक का क्या, जो USSR की पार्ट है, 15 रिपब्लिक पार्ट थी भाई, 15 में से बाकियों का क्या होगा? उनको तो एकदम शॉक लग गया, सेंट्रल एशियन को बहुत ज्यादा शॉक लग गया, यार एकदम से क्या हो गया। तो एक बहुत बड़ा इशू आ गया था, लेकिन इस इशू को तुरंत सॉल्व कर दिया गया। बाकी कंट्रियों को भी CIS का फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया। उन्हें बोला यार देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, आप भी फाउंडिंग मेंबर बन जाओ, आप भी CIS के फाउंडिंग मेंबर बन जाओ, ये अपन अब नया फॉर्म कर देते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, USSR डिसइंटीग्रेट होगा तो बाकी रिपब्लिक बोलेंगे ना हमारा क्या, हम कहाँ जाएंगे, आपने तो ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन ही मिटा दिया। एक CIS फॉर्म कर दिया गया था। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं USSR का सक्सेसर कौन बना, तो वो बना रशिया। रशिया सक्सेसर स्टेट बना सोवियत यूनियन का। उसकी पूरी चीज अब इसने संभाली, पूरा जिम्मा इसने लिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट थी वो भी इसने ली। हमने पहले ही देखा था रशिया का दबदबा चलता था, इसी ने वो सीट ली। उसके जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी थी, कमिटमेंट थी, वो भी इसी ने ली कि हम पूरी उसको फुलफिल करेंगे। उसके बाद अगर बात करें भाई डिसइंटीग्रेशन के बाद, एकमात्र जो सोवियत स्टेट बचा था जो न्यूक्लियर वेपन से पूरा इक्विप्ड था, तो वो था रशिया। यही एकमात्र न्यूक्लियर स्टेट बचा था। उसके बाद इसने US के साथ बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स भी लिए, भाई हम दोनों अब न्यूक्लियर वेपन बनाना कम करेंगे, कुछ ट्रीटी साइन करेंगे, पूरी इस चीज हुई थी। तो फाइनली सोवियत यूनियन डेड हो गया था, बरेड हो गया था। अब बिल्कुल नया टॉपिक देख लेते हैं, पूरे नए टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए सिर्फ एक यही है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS। तो भाई ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है क्या? जैसा मैंने कहा,
आप बोल सकते हैं एक अल्टरनेटिव ग्रुप बनाया गया जब यूएसएसआर पूरा हमारा डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये होता है कि अब दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए। मतलब आपका और मेरा इंटरेस्ट सेम है, हमने कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट बनाया है, तो हम दोनों एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और उस इंटरेस्ट के लिए काम करना चालू कर देंगे। तो ये इनका पूरा था यार। इन लोगों ने कुछ मुद्दे लाए कि इन मुद्दों पर हमारा मेन फोकस रहेगा, इन एस्पेक्ट पर हम पूरा काम करेंगे कोऑपरेशन के साथ। वो था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल और अदर इश्यूज। इसको याद रखिएगा, आपको आ सकता है। मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जो बोर्ड में आपको आने की चांसेस है, वही आप अच्छे से कीजिएगा। बिल्कुल इसको देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर इसके बाद भाई सीआईएस का रोल क्या है। तो भाई सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, लोग पीरियोडिकली मिलते रहते हैं। इन लोग के जितने मेंबर स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल में जाके, हर कंट्री जो इनकी मेंबर है उनकी कैपिटल में जाकर इनकी पूरी मीटिंग होती है, जहाँ पर ये पूरा डिस्कस करते हैं कैसा क्या काम चलेगा। उसके बाद भाई अगर हम बात करते हैं इन लोग क्या करते हैं, तो इन लोग जो सीआईएस चार्टर बनाया गया था उसको पूरा फॉलो करते हैं। 1993 में इसको साइन किया गया था। उसके बेसिस पर ये देखते हैं यार कैसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं, कौन से रूल हमें फॉलो करना है, कैसे हमें फंक्शन करना है। तो पूरा चार्टर को इन लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद हर मेंबर कंट्री को बताया गया भाई आपको कैसी क्या चीजें करना है, क्या आपके राइट्स हैं, कैसे आप लोग को कोऑपरेट करके काम करना है, पूरा हमको पता चलता है। इनके पूरे गोल्स प्रिंसिपल सेट है, उसके बेसिस पर ये काम करते हैं। उसके बाद अगर हम सीआईएस की बात करें तो ये सोचकर फॉर्म किया गया था कि पूरे मेंबरों को इक्वालिटी के साथ देखा जाएगा। सबको अगर हम कोई भी चीज होता है तो इक्वल दर्जा दिया जाएगा, इक्वल जजमेंट किया जाएगा, कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होगी। ये पूरा हमें देखने को मिला था। और उसके बाद भाई यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि इन लोग एक दूसरे को डेवलप करने में मदद करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, साथ साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगी, इंटर एथनिक अकॉर्ड रहेंगे, कोऑपरेशन रहेगा। मतलब पूरी यही बात इनकी करी गई थी। जैसा कि हम देखते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बनते हैं कि सब हम कोऑपरेशन करके काम करेंगे, एक दूसरे के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे और पर्टिकुलर कुछ इंटरेस्ट के लिए मिलकर कोऑपरेट कर काम करेंगे। फिर इसके बाद भाई अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, कुछ हमें डिटेल्स पता होना चाहिए सीआईएस की, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई सोवियत यूनियन की जो रिपब्लिक है उन्हीं ने इसको ज्वाइन किया था। 15 रिपब्लिक थी, 12 ने ज्वाइन किया था, 3 ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। अल माता प्रोटोकॉल के बाद इनने ज्वाइन किया था इसको। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मिन्स्क बेलारूस में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। और हेडक्वार्टर्स के बाद यार इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है, जिसके अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की तो मॉस्को रशिया में है। ये पूरे इकोनॉमिक अफेयर्स को संभालती है। उसके बाद यार आपको इसके मेंबर स्टेट्स अच्छे से पता होना चाहिए, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर हम इसके मेंबर स्टेट्स की बात करते हैं जो कि इसके पूरे परमानेंट एक मेंबर बने हुए हैं इस समय, तो वो 9 स्टेट्स हमारे सामने आते हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये नाम याद रखिएगा, ये 9 इसके मेंबर स्टेट हैं। फिर इन 9 मेंबर्स के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है यार पार्टीज ऑफ क्रिएशन एग्रीमेंट। इसको समझिएगा। इन लोगों ने जब सीआईएस फॉर्म हो रहा था तो उसको साइन किया था कि भाई सीआईएस फॉर्म हो रहा है, ये बिल्कुल एक वैलिड है। लेकिन इन्हें मेंबरशिप वाले कॉलम को साइन नहीं किया था। आपको सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ, आपको बोर्ड में ये नहीं आएगा लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। इनने उसको साइन नहीं किया था। मतलब ये आप ये बोल सकते हैं कि इनको बनवाने में इनका हाथ है, फाउंड करवाने में इनका हाथ है, लेकिन उसके मेंबर नहीं है। हालांकि उसके जितने भी इनिशिएटिव होते थे उसमें लोग अच्छे से पार्ट करते थे। या 2 बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो यूक्रेन और तुर्कमेनिस्तान दोनों एसोसिएट मेंबर बन चुके हैं। यूक्रेन की बात करें तो ये सीआईएस के इकोनॉमिक यूनियन का एसोसिएट मेंबर है 1994। और अगर तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो ये मेंबर स्टेट है सीआईएस का 2005 से, लेकिन इन्हें कभी भी उसको साइन नहीं किया था, ये याद कीजिएगा। दोनों एसोसिएट मेंबर है। और अगर हम फॉर्मर मेंबर की बात करते हैं, जो पहले मेंबर था और अब नहीं है, तो जॉर्जिया हमारे सामने नाम आता है। और अगर हम उनकी बात करते हैं जिन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो हमारी बाल्टिक स्टेट्स यहाँ पर आ जाती हैं, इस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया। तो अरब स्प्रिंग की बात करते हैं तो 21st सेंचुरी में जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पर हमें बहुत सारे नए डेवलपमेंट देखने को मिल रहे थे। धीरे धीरे वहां पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो रही थी, डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस वहां पर बहुत तेजी से चल रहा था। 2010 में लेकिन एक चीज हुई जिसको हम अरब स्प्रिंग नाम से जानने लगे। इसके बाद अब वो ये था यार कि यहाँ पर एक इवेंट हुआ, ये तुनिशिया कंट्री से चालू हुआ था। यहाँ पर क्या है यार, बहुत ज्यादा करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी चल रहा था। तो इसके लिए लोगों ने वहां आवाज उठाना चालू किया और यहीं से फिर अरब स्प्रिंग का चालू हुआ। लोग आवाज उठा रहे थे कि यार, उनका कहना था कि मेन जो रीजन है ये करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का, ये हमारे यहाँ की जो डिक्टेटरशिप है ये है।
हमारे यहाँ डिक्टेटर्स को बहुत पावर मिल गई है, यही एक रीजन है भाई कि यहाँ पर क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने आवाज उठाई और करते करते कि पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी की इतनी ज्यादा डिमांड आई तुनिशिया में कि धीरे धीरे करके जो भी अरब कंट्रीज थी जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेशन था, वहां पर ये आवाज फैलने लगी वेस्ट एशिया में। वहां पर बहुत ज्यादा हमें आवाज देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें भाई इजिप्ट की, तो 1979 से वहां पर जो पावर में थे, वहां के प्रेसिडेंट थे वो थे होस्नी मुबारक। उनका भी पूरा पावर में जो आए थे वो कोलैप्स हो गया। रीजन यही था यार, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था डेमोक्रेसी का। इसके बाद ये अरब स्प्रिंग का जो इन्फ्लुएंस है बाकी कंट्रियों में जाने लगा। येमेन, बहरीन, लिबिया, सीरिया, यहाँ पर हमें सिमिलर प्रोटेस्ट देखने लगे इसी तरीके के। मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं हम, इन एरिया में एकदम लहर आ गई थी डेमोक्रेसी की, एकदम लोगों ने आवाज उठा दी थी डेमोक्रेसी की। और यही पूरा एक जो इवेंट हुआ था इसको हम अरब स्प्रिंग बोलते हैं, 2010 में चालू हुआ था, याद रखिएगा, तुनिशिया कंट्री से हुआ था। ये तो सीधा हमारा पीडीएफ का एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान। तो हम क्राइसिस के बारे में पढ़े, उससे पहले हमें अफगानिस्तान के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो भाई अफगानिस्तान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। एक लैंडलॉक कंट्री, हर तरफ से लैंड से घिरी हुई है। और अगर हम बोले यार ये कहाँ लाए करती है, तो वेस्ट, सेंट्रल और हमारी सदर्न एशिया का जो जंक्शन है वो जहां पर मिलते हैं, वहां पर हमें हमारा अफगानिस्तान देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 32 मिलियन के अप्रोक्स यहाँ की पॉपुलेशन है। और अगर हम बात करें कौन से एथनिक ग्रुप हमको यहाँ देखने मिल जाते हैं, मतलब कुल मिला के ऐसे ग्रुप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन जो सिमिलर ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हमें एथनिक ग्रुप देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम मेन की बात करते हैं तो वो पाश्तून्स, ताजिक, हजारास और उज़्बेक्स हैं। अगर अफगानिस्तान के फाउंडर की बात करें तो उनका नाम है अहमद शाह। और बेसिकली इस टॉपिक में हम 3 वॉर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सोवियत इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अफगान सिविल वॉर हम देखेंगे, और आखिरी में अफगान वॉर हम देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक भी होगा, सीधा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है यार सोवियत इन्वेजन 1979 से 89। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं यार। तो अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान में हमें तख्ता पलट देखने को मिलती है। पहले यहाँ पर दाऊद खान की गवर्नमेंट थी, अब उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। अब एक नई पार्टी पावर में आती है जो कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी। आप कमेंट में मुझे बताइएगा लेफ्ट विंग और राइट विंग से आप क्या समझते हैं। एक लेफ्टिस्ट पार्टी थी जिसका नाम था पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये पावर में आ गई थी। ये लेफ्टिस्ट पार्टी थी, इसलिए इसको सोवियत यूनियन का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। ये पार्टी ने कुछ रिफॉर्म लेकर आई, लैंड रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, ये पार्टी लेकर आई। कुछ कुछ रिफॉर्म थे ना यार, उसको मुस्लिम लोगों को और एंटी कम्युनिस्ट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनने बहुत ज्यादा डिसलाइक किया इन रिफॉर्म को। जिसके बाद यहाँ पर यार हमें जिहाद देखने को मिलता है। जिहाद मतलब क्या होता है, इस्लाम के अपोज में जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ एक स्ट्रगल, एक वॉर चालू कर देने को हम जिहाद बोलते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है मुजाहिदीन्स। जो लोग जिहाद में पार्टिसिपेट करते हैं इस्लाम की तरफ से, उन्हें हम मुजाहिदीन्स बोलते हैं। तो एक जिहाद का कॉल दिया गया। इसमें बहुत सारे मुजाहिदीन्स ने पार्टिसिपेट किया, रूरल अर्बन दोनों एरिया से। और इनको किसका सपोर्ट मिल रहा था यार, यूएस का। सिंपल सी बात है, कोल्ड वॉर उस समय चल रही थी। अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रहा है यूएसएसआर का, और कोई ऐसा ग्रुप आता है जो गवर्नमेंट के अपोज में है, तो भाई उसको यूएस का सपोर्ट मिलना तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि बहुत भयंकर इनका टक्कर चल रहा था यूएसएसआर और यूएस का। तो यह हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यार इन्वेजन हमें देखने को मिलता है। सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो 24 दिसंबर 1979 ने सोवियत यूनियन ने इसको इन्वेड कर दिया, इसको कैप्चर कर दिया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भाई सोवियत यूनियन की 1 लाख ट्रूप्स आई थी, जिनने मेजर सिटीज और टाउन को अपने अंडर में कंट्रोल में लिया। इसके बाद अगर हम मुजाहिदीन की बात करते हैं तो ये पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गए और सोवियत यूनियन से लड़ाई कर रहे थे। इन लोग अपने गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज कर रहे थे। गुरिल्ला टैक्टिक्स का होती है भाई, गुरिल्ला मतलब एक सिंपल होता है, पॉलिटिकल से बहुत सुनेंगे, कोई ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो बड़ी बड़ी फोर्सेस से लड़ रहा है, एक मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व है जो, है ना, तो ये उनसे लड़ते हैं अपने तरीके से। तो इनके टैक्टिक्स का यूज कर रहे थे। और इन लोगों को, मुजाहिदीन लोगों को किसका सपोर्ट मिल रहा था यार, एक यूएस का तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना का भी मिल रहा था। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं हमें यहाँ ऐसी लड़ाई देखने को मिल रही थी। तो इस समय ना यार बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स, अब वॉरलॉर्ड्स से मतलब क्या होता है भाई, बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर। इसको अच्छे से समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ आ रहा है। कोई बड़े बड़े ऐसे मिलिट्री कमांडर जो पॉलिटिकली, सोशली, मिलिट्रीली अपना इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि एक कंट्री के कुछ टेरिटरी को अपने उसमें कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करना मतलब उस पूरे एरिया में इनका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल जाता है। मतलब गवर्नमेंट के अंदर एक छोटा सा इनका भी पार्ट हो जाता है जो ये रूल करने लगते हैं। तो यहाँ के इनके रीजन के जो लोग रहते हैं वो इनकी सुनते हैं, गवर्नमेंट की नहीं सुनते। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कंट्री के अंदर भी छोटी सी कंट्रियों में देखने को मिल जाती है। मेनली अगर बोले यार इन लोगों की, अगर हम बात करें मिलिट्री कौन सी इनको सपोर्ट करते थे, लोग मिलिशिया फॉर्म कर लेते हैं। छोटी छोटी मिलिट्री के ग्रुप इन लोग फॉर्म कर लेते हैं जो इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे से वॉरलॉर्ड्स हमें देखने को मिल रहे थे।
कुछ ग्रुप्स जैसे तालिबान हो गया, फिर अल कायदा एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये इमर्ज हो रहे थे 1980s में अफगानिस्तान में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर हम बात करें यार इन ग्रुप्स को, इन वॉर लॉर्ड्स को कौन सपोर्ट कर रहा था, तो यूएस इनको वेपन प्रोवाइड कर रहा था और पाकिस्तानी आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, तो पाकिस्तान आईएसआई भी इनको सपोर्ट कर रही थी। तो ये वॉर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी यार कि ऐसा लग रहा था कभी खत्म ही नहीं होगी, लोग मरते ही रहेंगे और ये चलती जाएगी, ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन एंड में हमें सोवियत का विड्रॉल भी देखने को मिलता है। आप सबको पता है 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के हमारे लीडर बन गए थे, ये बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आ रहे थे। तो इन्हें अनाउंस किया यार कि धीरे धीरे करके अफगानिस्तान से अपनी पूरी सोवियत ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। तो 1986 में इन्हें क्या किया, यहाँ पर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट फॉर्म करवाई जिसको इन्हें सपोर्ट किया, और वो गवर्नमेंट को लीड कौन कर रहे थे, मोहम्मद नजीबुल्ला। ये पावर में आ गई अफगानिस्तान में, और 1989 में सोवियत जितनी भी ट्रूप थी उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, वो वहां से वापस चली गई। अब इसके बाद यार हमें देखने को मिलती है अफगान सिविल वॉर 1989 से 1996। अब इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी नजीबुल्ला की, उसको किसका सपोर्ट मिल रहा था, यूएसएसआर का ही मिल रहा था। लेकिन अब यूएसएसआर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ये गवर्नमेंट भी गिर गई। अब इसके बाद पावर में कौन आ गए, कौन गवर्नमेंट में आ गए, मुजाहिदीन लोग आ गए। तो यहाँ के उस समय प्रेसिडेंट बने बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये वहां के प्रेसिडेंट बने। लेकिन इसके बाद भी यार जो वॉर लॉर्ड्स थे उनके बीच में फाइट चली रही थी पावर में आने के लिए। और जब एक कंट्री में आपस में लोग फाइट करते हैं तो उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है अफगान सिविल वॉर, जो 1989 से 1996 में चली। अब आपको ये राइट साइड में जो मैप दिख रहा है इसको अच्छे से देखिए। बहुत सारे वॉरलॉर्ड सामने आ गए थे, मतलब मिलिट्री कमांडर सामने आ गए थे जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रख रहे थे। तो बेसिकली हम यहाँ तीन की बात करेंगे जिनका बहुत ज्यादा दबदबा था। तो अफगानिस्तान यहाँ तीन ऐसी छोटी छोटी टेरिटरी में डिवाइड हो गया था, आप बोल सकते हैं। एक थी मसौद टेरिटरी जो आपको रेड वाली दिख रही है, इसको कौन लीड कर रहा था, अहमद शाह मसौद इसको लीड कर रहे थे। उसके बाद एक ग्रीन वाली टेरिटरी हमें देखने को मिलती है दोस्तम्स टेरिटरी, इसको कौन लीड कर रहे थे, अब्दुल राशिद दोस्तम, इन्हीं के नाम पर टेरिटरी के नाम लिखे हुए हैं। और तीसरा आता है तालिबान टेरिटरी, और तालिबान को कौन लीड कर रहे थे, मुल्ला मोहम्मद ओमर। और बाद में क्या हुआ यार, जो ये ग्रीन और रेड टेरिटरी आप देख रहे हैं ना, इनने एक अलायंस फॉर्म किया जिसको हम नॉर्दर्न अलायंस बोलते हैं। इस अलायंस को यूएस का, इंडिया का और बहुत सारी कंट्री का सपोर्ट मिला था, और इनने मिलके तालिबान से फाइट किया था। बस इतना क्लियर रखिए, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जानने की ना। तो ये आपको सिंपल समझ में आ गया। मतलब बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स, मतलब ऐसे मिलिट्री कमांडर जो थोड़ी थोड़ी टेरिटरी अपनी बनाए हुए थे, ये आपस में लड़ रहे थे, जहां सिविल वॉर हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन आखिरी में क्या हुआ यार, तालिबान सबसे पावरफुल बनकर सामने आई, सबसे लार्जेस्ट बनकर सामने आई, और इन्हें कांधार में अपना बेस बनाया। इसके बाद सितंबर 1996 में इन्हें काबुल, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, उसको भी कैप्चर कर लिया। मतलब सीधे सीधे पावर में आ गए। इनने अफगानिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया, और उसके बाद मुल्ला मोहम्मद ओमर, जो कि इसको लीड कर रहे थे तालिबान को, वो यहाँ के हेड बन गए। मतलब आप बोल सकते हैं तालिबान की यहाँ पर जीत हो गई थी। फिर 1996 या 2001 तक तालिबान ही रूल चलता रहा यहाँ पर। अगर हम तालिबान वर्ड का मीनिंग जाने तो एक अरेबिक तालिब वर्ड से आया जिसका मीनिंग होता है स्टूडेंट। तो तालिबान लोगों ने यार बहुत ही स्ट्रिक्ट शरिया कोड, मतलब इस्लामिक लॉ लेकर आए, उनको लागू किया। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन हमें देखने को मिलता था। विमेन के लिए तो ना फ्रीडम थी, ना कोई उनको राइट दिए हुए थे, बहुत उनको परेशान करके रखा हुआ था। और अगर हम बात करें इनको सपोर्ट किसका मिलता था यार, मिलिटरीली इनको पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता था। पाकिस्तान बोलता है हम कभी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ सीधे आयरनी हमें देखने को मिल जाती है। और तालिबान क्या कर रहा था यार, अल कायदा जो कि बहुत खतरनाक एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसको पूरा सपोर्ट कर रहा था। आपको पता होगा यार अल कायदा के लीडर कौन थे, उसामा बिन लादेन और एमन अल जवाहिरी, इनके वो थे लीडर, याद रखिएगा बिल्कुल। पहले हमारे थे उसामा बिन लादेन, और जब इनकी डेथ हो गई तो इसके बाद अयमन अल जवाहिरी इसके लीडर बन गए थे, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भाई अल कायदा ने क्या क्या इनफेमस एक्ट किए हैं, सबसे पहला तो 1998 में इसने यूएस की एम्बेसीज में बॉम्बिंग करी थी अफ्रीका में। उसके बाद 9/11 का अटैक आप सबको अमेरिका में पता ही होगा। अगर आपको इस पर और जानना है तो आप हमारी हेजेमनी वाला चैप्टर देख सकते हैं, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, अब तो डिलीट हो गया है वो, उसमें पूरा 9/11 का दिया हुआ है। तो ये इनके कुछ बहुत खतरनाक चीज इन्हें करी थी अल कायदा वालों ने, फोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आता है वॉर अगेंस्ट टेरर, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 से 2014। इसका थोड़ा सा पार्ट भी आपको हेजेमनी चैप्टर में देखने को मिल जाता है। 7 अक्टूबर को क्या हुआ, अभी 9/11 अटैक को 1 महीना भी नहीं हुआ था, यूएस, यूके, कनाडा और नाटो के अलाइज ने मिलकर बोला कि हम तालिबान और अल कायदा पर अब मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो मतलब दिसंबर 2001 में जो तालिबान गवर्नमेंट है उनको इन्हें गिरा दिया। इनको फाइट किससे करना पड़ रहा था यार, ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, जो ये
हमारे नाटो, कनाडा, यूके और इन सब ने मिलकर जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किया था, उसकी एक फोर्स थी ये, उससे इनको लड़ाई करना पड़ रहा था। कुल मिला के बात कितनी हुई, हमारे यूएसए ने किया अटैक इन पर और इन लोगों को हरा दिया, तालिबान वाले लोगों को। इसके बाद अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन गया यार? हामिद कारजाई यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन ये प्रेसिडेंट बने, उसका तालिबान ग्रुप यहाँ से गया नहीं था, अभी भी लड़ता जा रहा था। एक डिकेड से ज्यादा ये लड़ता रहा, इसे वापस बहुत सारी सिटीज और टाउन को कैप्चर कर लिया। फिर बात करें अगर हम यूएस की, तो मई 2011 में यूएस ने लादेन को किल कर दिया था, उनको मार दिया था पाकिस्तान में, आप सबको पता होगा। इसके बाद विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स। फिर 2014 में यूएस ने और नाटो ने अपना मिशन खत्म किया और अफगान आर्मी को वहीं छोड़ा, बोला आप निपटिए भाई तालिबान वालों से, हम चलते हैं। क्यों चलते भाई? इन लोगों को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, इकोनॉमिक खर्चा अलग हो रहा था, बहुत सारे लोग भी मर रहे थे, बहुत सारे सैनिक सोल्जर्स बहुत मर गए थे। यूएस के 2400 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, नाटो की 1100 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। इसके बाद और लोगों के अगर हम डेथ की बात करते भाई, तो 43,000 सिविलियंस की डेथ हो गई थी और 45,000 अफगान ट्रूप्स की भी डेथ यहाँ पर देखने को मिल गई थी। फिर इसके बाद अशरफ घानी यहाँ के प्रेसिडेंट बने 2014 में, लेकिन ऐसा नहीं था यार, जो ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ तो सारी ट्रूप चली गई। यूएस की अराउंड 14,000 ट्रूप अभी भी वहीं रुकी हुई है, नाटो की 17,000 भी अभी रुकी हुई है। ये वहां रुके, इनने बोला हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको कुछ यहाँ पर हम ट्रेनिंग देंगे, आपको थोड़ा असिस्टेंस देंगे। इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिजोल्यूट सपोर्ट, याद रखिएगा। ये देखने को मिला। इसके बाद अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो यूएस का इतना वहां पर प्रेजेंस होने के बाद भी अगर हम 2001 के बाद की बात करते हैं, तो अभी तालिबान का सबसे ज्यादा टेरिटरी का एरिया अफगानिस्तान में। मतलब सिचुएशन और खराब हो गई है, सुधरी नहीं है। अब वो डेली मिलिट्री आउटपोस्ट में अटैक करते रहते हैं, मतलब तालिबान का आतंक वहां में भी देखने को मिलता रहता है, वहां लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद 2018 की बात करते हैं यार, तो धीरे धीरे सेटलमेंट चालू हुआ। फरवरी 2020 की बात करते हैं, तो यूएस और तालिबान ने अग्रीमेंट साइन किए हैं। 18 से ज्यादा साल हो गए वॉर को, उसका थोड़ा शांति का प्रस्ताव हमें देखने को मिलता है। तो अग्रीमेंट में बोला गया है कि यूएस अपनी ट्रूप्स को वहां से हटा लेगा, और तालिबान ने भी ये बोला कि वो कोई भी टेररिस्ट ग्रुप को अपने अंदर शरण नहीं देगा, उनको एक सेफ हेवन कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस टॉपिक में यार हमें यही पूरा सब देखने मिलता है। फिर इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें 4 टॉपिक ऐड हुए हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, हू एंड आईएलओ। तो इन चारों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एस्टेब्लिश हुआ था 4 नवंबर 1946। अब एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ, इस चैप्टर की जो डेट्स है ना भाई, मैं सीबीएसई के पीडीएफ से लेकर आया हूँ। आप विकिपीडिया में जाएंगे, आपको अलग डेट मिलेगी, कहीं और जाएंगे अलग डेट मिलेगी। तो अगर आपके स्कूल में इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको पिंग कर दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो हमेशा हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, सीबीएसई के पीडीएफ को फॉलो करना चाहिए। तो वही डेट में लेके आया हूँ, ठीक है। तो भाई ये यूनेस्को का फुल फॉर्म आता है, 4 नवंबर 1946 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर हमें पेरिस, फ्रांस में देखने को मिल जाता है। यूनेस्को एक बहुत ही स्पेशल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? एजुकेशनल, नेचुरल साइंस, सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन को प्रमोट करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। उसके बाद हम पास्ट सेवरल ईयर्स की बात करते हैं, तो यूनेस्को ने बहुत सारे भाई हमारे स्पेशल वर्क किए। तो यूनेस्को के स्पेशल वर्क में जैसे लिटरेसी को प्रमोट करना जाता है, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट मीडिया एक्सेट्रा, इनको इसने प्रमोट किया है पूरे जितने भी मेंबर नेशन है उनके आसपास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। इतना हमें सीबीएसई के पीडीएफ में देखने को मिलता है, उतना मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। अब इसके बाद भाई फिर हमारा आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, ठीक है। एज अ बॉडी इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मेन टास्क क्या है? टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड्स फॉर चिल्ड्रन एंड टू हेल्प इन देयर डेवलपमेंट वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारा जो यूनिसेफ है, ये हेल्प करता है, इंकरेज करता है ऐसे वर्क को जो प्रमोट करते हैं चिल्ड्रंस हेल्थ एंड बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हमें न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिल जाता है। और यूनिसेफ अभी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज में इस पूरी दुनिया में। तो ये यूनिसेफ का हमारा आता है। इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, तो जिस भी चीज का पीडीएफ में नहीं उसका ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इंपॉर्टेंट चीज लेकर आ गया हूँ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ।
द हू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इज मेन ऑब्जेक्टिव इज द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एज ऑफ जनवरी 2021 हमारे हू के टोटल मेंबर स्टेट्स कितने हैं, 194। हेडक्वार्टर्स हमें जिनीवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, फाउंडेड 7 अप्रैल 1948 हमें देखने को मिलता है। बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ILO फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये 1991 अक्टूबर में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है। इज अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन विच एम्स टू प्रमोट एफिशिएंट कंडीशंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड वर्क फॉर वर्कर्स थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एट द ग्लोबल लेवल। ये वर्कर्स के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसको देखते हैं कहीं एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है, पूरे ग्लोबल लेवल पर ये काम करते हैं। इसके बाद इसके एडिशन में इनके इंसेंटिव्स रहते हैं विमेन के लिए, मेल वर्कर के लिए, टू इंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क एंड टू क्रिएट सेफ्टी, पैरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कंडीशन फॉर देम एट द वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये हमें पूरा इंटरनेशनल लेबर लॉ का देखने को मिलता है। मेन चीज आपको इन सब चारों में क्या याद करना है, कब फाउंड हुए, फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है। अगर दिया हुआ है तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। सीधा सीधा PDF से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अगर CBSE ने PDF दिया है तो उससे ज्यादा हमें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सैंपल पेपर में भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद भाई चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हमें कश्मीर इशू भी देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं नहीं कश्मीर इशू नहीं है, भाई साहब है, मैं पूरा चेक करके आपके लिए ले आ रहा हूँ, तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। तो पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे सुनिए। द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल इमर्ज्ड एज अ मेजर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर, एक मेजर लीडर फ्रीडम मूवमेंट के हमारे सामने बनकर आए किसके बाद, जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 याद रखिएगा, बरडोली सत्याग्रह हुआ 1928। डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज अ बिग चैलेंज, हम सबको पता है, फॉर द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब ये पैराग्राफ सिर्फ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, से क्यों नहीं बन सकता है ना। इस अगर हम पैराग्राफ की बात करते हैं, ये आपको बुक में जो चैप्टर है बाकी चीजों से बनेंगे वो मैं आपको करा चुका हूँ। अंडर सच डिफिकल्ट टाइम सरदार पटेल अंडरटुक द daunting task of uniting all 565 princely states of India। 565 एक और हमारे पास डेटा आता है, नोन एज एन आयरन मैन। एक और MCQ बन सकता है कि इनको क्या बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। पटेल्स अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया वाज वेरी क्लियर। ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ एनी कंप्रोमाइज विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उनका कहना था कि कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इंडिया को एकदम इंटीग्रेटेड हमको रखना है। ठीक है, इसके बाद बाय हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, डिप्लोमेटिक प्रोनेस एंड फोरसाइटेडनेस आउट ऑफ इंडियाज 565 प्रिंसली स्टेट्स मैनी had already given their consent to merge with India। इनकी बदौलत बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्हें पहले ही अपना कंसेंट दे दिया था, क्योंकि एक बहुत पावरफुल लीडर ये रहे। उसके बाद बिफोर इवन अचीविंग द इंडिपेंडेंस सरदार पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 स्टेट्स। ठीक है, 3 ऐसे स्टेट थे जहां पर मेन हुआ, बाकी ने तो बहुत सारे तो इंडिपेंडेंस से पहले ही बोल दिया था कि हम इंडिया को ज्वाइन करने वाले हैं। कौन से 3 स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। इसके बाद इट वाज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडिया फोर्सेस कंपेल्ड हैदराबाद एंड जूनागढ़ टू मर्ज विद इंडिया, ये हमें देखने को मिला। उसके बाद भाई जिन्ना की जो 2 नेशन थ्योरी हमें देखने को मिलती है, अच्छे से याद रखिएगा। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे हमारा, उनका कश्मीर पर थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था बाकी लीडर से। उनका कहना था भाई जैसा हमने हैदराबाद के साथ किया वैसे ही हमें जो हमारा कश्मीर है उसी को मिलिट्री ऑपरेशन से इंडिया का पार्ट बना लेना चाहिए। हैदराबाद में भी हमने पढ़ा था, आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा। बट कुछ रीजन की वजह से यहाँ पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और फिर उसके बाद हमारा कश्मीर का फुली इंटीग्रेशन हमें इंडिया के साथ उस समय देखने को नहीं मिला था। कश्मीर इशू में हम देखेंगे, है ना, जैसे साफ साफ दिया हुआ है, सरदार कुड नॉट सक्सीड इन इंटीग्रेटिंग कश्मीर फुली विद इंडिया। लेकिन इसके बाद भी हाउएवर सरदार विल ऑलवेज रिमेन एन एस्टॉन्डिंग लीडर हु कंबाइंड इन हिमसेल्फ द फीचर ऑफ ट्रू नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट, पॉपुलरली कैरेक्टराइज्ड एज NCR इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। या NCR का भी आप फुल फॉर्म बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना सिंपल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद भाई कश्मीर इशू की बात करते हैं। आगे इसका इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको मैं पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं लेकर आया हूँ रीजनल एस्पिरेशन के PDF से। अब आप बोलोगे भैया उसका क्यों लेकर आए, क्योंकि ये PDF भले ही रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर का है, लेकिन ये टॉपिक हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में ऐड किया गया है। आप CBSE का सिलेबस देख सकते हैं। पुराना मत निकालिए, बहुत सारे स्कूल में पुराना सर्कुलर चल रहा है, नहीं, अब नया सिलेबस देखिए। सिंस इट्स इंटीग्रेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया
कश्मीर हैज रिमेन्ड वन ऑफ द बर्निंग इशू इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये चीज क्लियर है हमको। द प्रॉब्लम बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट वाज अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 350 ए के जरिए इसको स्पेशल स्टेटस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने देकर रखा हुआ था। जैसे कि द फॉर्मर गिविंग इट स्पेशल पावर, फॉर्मर मतलब आर्टिकल 370 की अगर हम बात करते हैं, इसने स्पेशल पावर देकर रखी थी। जैसे आपका भाई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहेगा, सेपरेट फ्लैग रहेगा, इनका खुद का नॉमेनक्लेचर चलता था। यहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर देखा जाता था, वहाँ के जो गवर्नर थे उनको सदर रियासत जैसे देखा जाता था, ठीक है। एंड द नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनियन लॉज इन द स्टेट, मतलब यूनियन लॉ के कोई भी लॉ रहे वो यहाँ कश्मीर में लागू नहीं होते थे। उसका लेटर मतलब अगर हम आर्टिकल 350 की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई इसने बोला था स्पेशल सिटीजनशिप राइट्स दिए हुए थे। इन्हें बोला था कि अगर कोई भी नॉन कश्मीरी है तो ये हमारी स्टेट में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। इट वाज अगेंस्ट द स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट देयर वाज अ कॉल फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। अभी हम आगे इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अदर इक्वेटेड दैट आर्टिकल 370 एंड 35 एज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटिज्म। भाई सीधी बात है, आप ऐसे स्पेशल उनको लॉ देके रखोगे, स्पेशल उनको आप पूरी स्टेटस देके रखोगे तो फिर आप उसको किस तरीके से इंडिया का पार्ट बोल रहे हो। इसलिए इसके खिलाफ बहुत आवाज भी उठ रही थी कि इसको हटा देना चाहिए, वो हमें फिर देखने को मिला। इट वाज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप दैट करंट एनडीए, जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है, प्रेजेंटेड द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019 फॉर द एबॉलिशन ऑफ सेक्शन 370 एंड 35A फ्रॉम कश्मीर व्हिच वाज पास्ड बाय मेजॉरिटी। हमारी एनडीए ने बोला 5 अगस्त 2019 को बिल पे किया राज्यसभा में कि अब इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, जो बिल पास भी हो गया, ठीक है। द बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन 6 अगस्त 2019 आफ्टर द प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन 9 अगस्त 2019 सेक्शन 370 एंड 350A वर रिपील्ड एंड जम्मू एंड कश्मीर वर डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। इसको पहले तो ये हमारे लॉ को हटाया गया स्पेशल वाले, उसके बाद इसको 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। एक हमारा लद्दाख हो गया और एक हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये हमें कश्मीर इशू का लेटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। बहुत अच्छे से आर्टिकलों का भी नाम याद रखिएगा, ये आर्टिकल क्या स्पेशल स्टेटस देते हैं वो भी याद रखिएगा, डेट्स भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। ये तो भाई हमने पीडीएफ पढ़ लिया, लेकिन एनसीईआरटी के पेज नंबर 151 फिर 154 से लेके 158 ये भी आपको पढ़ना है अगर कश्मीर इशू की आपको पूरी जानकारी लेना है तो। हालांकि मैं आपको अभी बता रहा हूं इससे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम है। साथ ही साथ ये मैं आपको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूं, मैंने एमसीक्यू सीरीज में इससे जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे सब आपको एक्सप्लेन करे, और इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं। जितनी देर में मैं इसकी पीपीटी बनाऊं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो देखें, उससे कम टाइम में आप इसको रीड कर सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर इशू को पूरा रीड करना चाहते हैं पेज नंबर 151 फिर 154 से 158 में आप चले जाइएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। मैंने जानबूझकर नहीं डाला क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ रीडिंग वाला पार्ट है, बहुत आसान है, आप उसको कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आता है भाई पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। यहाँ पर भी 2 नए टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं, एक है हमारा एनडीसी और एक है हमारा नीति आयोग। तो दोनों को हम बारी बारी करके देख लेते हैं। नीति आयोग हमारे पीडीएफ में है, एनडीसी हमारे पीडीएफ में नहीं है। तो नीति आयोग को सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद अ प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल वाज फॉर्म्ड। एक हमारी प्लानिंग कमीशन फॉर्म करी गई थी जो कि सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड थी फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसका ये काम था कि भाई इंडिया का हम एक प्लान वे में डेवलपमेंट करें। बट भाई अब ग्लोबलाइजेशन का एरा आ चुका है, स्पेशली इन 21st सेंचुरी इट वॉज बिकमिंग इनइफेक्टिव एंड इनरेलेवेंट। भाई अब सोशलिस्ट मॉडल का इतना रोल नहीं दिखता। कैपिटलिज्म, लिबरलाइजेशन, हमें ये सब चीज देखने को मिलती है। हम यूएस की हेजेमनी से निकले हुए, तो कुल मिला के अब इसका कोई इतना बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है, इररेलेवेंट ही हमें देखने को मिल रही थी। हमारे जो प्रेजेंट के चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट के, उसके साथ ये कोप नहीं कर पा रही थी, उसके साथ ये आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसलिए हमारी भाई जो 15 अगस्त 2014 की जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात करी थी कि भाई प्लानिंग कमीशन को हम अबॉलिश कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नीति आयोग है, अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बोला गया कि भाई ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करेगा। कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 1 जनवरी 2015। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो ये नीति आयोग का मेन काम बोला गया था। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ही अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग was Arvind Panagaria. Dr. Rajiv Kumar is the current vice chairperson of
ऑफ नीति आयोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ जाता है। फिर इसके बाद टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक। ये भी एमसीक्यू में आया है, ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एक थिंक टैंक का काम करता है कि भाई हमारी यूनियन गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे इंडिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक प्री प्लान डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बाय एडॉप्टिंग अ बॉटम अप अप्रोच, याद रखिएगा बॉटम अप्रोच, द नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री। हमारे यहाँ फेडरलिज्म चलता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, तो ये इस तरीके से काम करता है कि सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं करता है, नीचे से ऊपर तक सबको देखता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू लेता है, सबको इन्वॉल्व करता है और अच्छे से काम करता है। फिर नीति आयोग का भाई एनडीसी आता है, इसका में ज्यादा कुछ नहीं है, मैं विकिपीडिया से लेकर आया हूँ, पीडीएफ में इसका कुछ नहीं, इतना आपके लिए काफी है, अच्छे से पढ़िएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको एक और चीज क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद इसको बोला जाता है। ये एक एपिक्स बॉडी है फॉर डिसीजन क्रिएटिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इंडिया, प्रिसाइडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर। इसको प्रिसाइड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये 6 अगस्त 1952 को सेटअप करी गई थी। क्यों करी गई थी, टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान्स मेड बाय द प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन के जो 5 ईयर प्लान होते थे उनको सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज in all vital spheres and to ensure the balanced and rapid development of all parts of the country। ये पूरे कंट्री में भाई अच्छे समय एक रैपिड और एक बैलेंस डेवलपमेंट देखने को मिले। अब इसका जो काउंसिल था वो किसको कंप्राइज करता है भाई, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स और देयर सब्स्टिट्यूट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, मेंबर ऑफ नीति आयोग, पहले नीति आयोग के पहले हमारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स। फिर उसके बाद भाई अब बोला जाता है कि एनडीसी को अबॉलिश कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रेजोल्यूशन हमें पास होता हुआ नहीं दिखा है कि इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन अबॉलिश की क्यों बात कर रहे हैं, जब से नीति आयोग बना है ना, नीति आयोग को बहुत इसके एक सिमिलर स्ट्रक्चर से बनाया गया है, तो अब एनडीसी का खुद का कोई रोल ही नहीं बचा है, इसका पूरा रोल जो है वो नीति आयोग अब करता है। तो अब ना इसमें कुछ अच्छा कुछ देखने को मिलता है। देखिए, सिंस द इंसेप्शन ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, द एनडीसी हैज हैड नो वर्क असाइन टू इट, नॉट डिड हैव एनी मीटिंग। ना मीटिंग देखने को मिली है, ना कोई वर्क इसको अटेंड किया गया। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ये डेड हो चुका है आज की डेट में। इसको राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं, याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 भी याद रखिएगा। इसके बाद इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, अब बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इंडियाज के भाई चेंजिंग रिलेशन, हमारे पाकिस्तान, यूएस, रशिया, चाइना और इजराइल। उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी में जो अपडेट्स आए। उसके बाद भाई अगर हम चाइना की बात करते हैं तो पेज नंबर 61, 62 बुक 1, 68 से 73 बुक 2। उसके बाद भाई पेज नंबर 45 से 46 में यूएस और 27 से 29 बुक 1 में रशिया। ये दिया हुआ है, बहुत इजी है, इसलिए इसको मैंने ऐड नहीं किया, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप सीधा यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज हम पहले ही पुराने चैप्टर में कर चुके हैं। एक और चीज बता देता हूँ, मैं आपको सिर्फ एडेड टॉपिक्स बता रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान की बात करेंगे, हम इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करेंगे, यूएस की बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, तो जो चीजें एडेड है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो चीज एडिट नहीं हम चैप्टर में पहले ही कर चुके हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप पहले ही कर चुके हो। तो इसमें आप एमसीक्यू सीरीज को बहुत अच्छे से देखना, वो आपकी से मदद करेगी। बाकी मैं एडिट चीज बता देता हूँ। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार मैंने एमसीक्यू सीरीज में आपको करा दिया था, तो वही वीडियो में इसके आगे डालूंगा। जो नहीं कराया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंडिया और इसराइल का मैंने आपको नहीं बताया है, उसके एमसीक्यू डाले हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नियरली 45 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, 45 साल इंडिपेंडेंस होने के बाद भी बहुत सारे रीजंस थे, जिसके बाद भाई इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद इजराइल रिमेन्ड लार्जली अनएक्सप्लोर्ड, हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया था। नॉटविथस्टैंडिंग द टू नेशन गेन इन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1947 एंड 1940 रिस्पेक्टिवली, हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी में इतना बड़ा हमें कोई इजराइल का वहां पर देखने को नहीं मिलता है। जबकि अगर हम देखें तो भाई हमारे इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश से, और इजराइल को 1948 में देखने को मिली थी। फिर उसका दो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल हैव गॉन बैक फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर्मली डेवलप्ड बिटवीन द टू आफ्टर द ओपनिंग ऑफ इजरायली एम्बेसी इन इंडिया इन 1992। ये मैं पीडीएफ की डेट ले रहा हूं। अगर हम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज की बात करते हैं ना, तो इंडिया और इजराइल को इतने पहले से हमें देखने को मिलता है कि हम बता भी नहीं सकते। हमारी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। ये इजरायली एम्बेसी इन इंडिया 1992 में हुई, उसके बाद हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एम्बेसी की डेट अलग अलग जगह पर अलग दी हुई है, मैं पीडीएफ के लेकर आया हूँ। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप हो गए, उसके बाद रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज स्टार्टेड टू गेन फर्मनेस इन 1966 एंड 1998 ऑनवर्ड्स। डेट याद रखिएगा। रिलेशन
relations between the two democratic nations further intensified with the visit of the two heads of government. जब गवर्नमेंट के टू हेड्स ने विजिट किया उसके बाद और अच्छी हुई। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इजराइल इन 2017, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टू इंडिया इन 2018। 2017 में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, 2018 में उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे आए, यह हमें देखने को मिला। उसके बाद The two nations have started cooperation in various field, बहुत सारी फील्ड में हमें देखने को मिलता है। वो कल्चरल एक्सचेंज हो गया, सिक्योरिटी एंड डिफेंस हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, स्पेस रिसर्च हो गया, वाटर एंड एनर्जी हो गया, एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, यह हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा इंडियन इसराइल का आता है। अब इसके बाद बाकी कंट्री का जितना भी एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक है वो मैंने आपको एमसी सीरीज में कराया है, उसमें मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन वहां पर मैंने बहुत क्लियर वे में पीपीटी में डाला हुआ है, आपको भी मैं आगे ऐड कर रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे, बहुत ईजी है। यूएस रिलेशंस, तो ये हमारे हेजेमनी वाले चैप्टर से ऐड हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको अच्छे से समझिए। जब भी हम इंडिया के रिलेशन की बात करते हैं ना, तो उनसे कोई एक पर्टिकुलर लाइन से एमसीक्यू आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसी कंट्री होती है जिनसे हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो एक सेंटेंस में आ पाए। बाकी हर समय क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे रिलेशन बनाती हैं। तो कभी भी आपको रिलेशन वाले एमसीक्यू देखने को मिलेंगे ना, तो वहां पर 2-3-4 ऑप्शन होंगे। तो आपको ऐसा मिलेगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, या नन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉक्सेस में एक्सप्लेनेशन डाला है जो मैं आपको भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। डिटेल में चाहिए तो आप चैप्टर वाली वीडियो देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा, बट अभी हम शॉर्ट में करेंगे और इससे आपके पूरे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, घबराने वाली बात ही नहीं है। तो यूएस एब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। बताया गया कि क्यों रिलेशन हमारे अच्छे हैं। 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी इंडियन ओरिजिन। 3 लाख इंडियन वर्क्स इन द सिलिकॉन वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15% ऑफ हाईटेक स्टार्टअप आर बाय इंडियन अमेरिकंस। तो इतनी सारी चीजें हो रही, तो अपने आप पता चलता है कि भाई एग्जांपल से कि इंडिया और यूएस के रिलेशन इतना तगड़ा क्यों है, क्यों हमें इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर इंडिया यूएस रिलेशन में और भी चीजें आती हैं। यहाँ पर भाई डिबेट्स कुछ चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 चीजें हमें एनालिस्ट द्वारा देखने को मिलती है। पहली है, कुछ का कहना है कि इंडिया को यूएस से दूरियां बना लेना चाहिए और अपनी खुद की पावर इंक्रीज करने पर पूरा फोकस करना चाहिए, नेशनल पावर इंक्रीज करना चाहिए। फिर कुछ दूसरे एनालिस्ट का कहना है कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, हमें यूएस के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहिए, उससे हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ का कहना है कि भाई यहाँ पर थर्ड एक जो एनालिस्ट का ग्रुप है वो कहता है कि इंडिया शुड टेक द लीड इन एस्टेब्लिशिंग अ कोलिजन ऑफ कंट्री फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। हमें डेवलपिंग वर्ल्ड का कोलिजन बनाना चाहिए और उसमें लीड लेना चाहिए। सबके अपने अपने व्यू हैं, ये तीनों व्यू आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हमारा आता है बांग्लादेश के साथ। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, एक्सेट्रा जितने यहाँ पर दिए हुए आगे, ये सब कंटेम्पररी साउथ एशिया चैप्टर से उठाए गए। एक म्यांमार बस नहीं उठाया गया है, बाकी सारे वहीं से उठाए गए। तो अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कंटेम्पररी साउथ एशिया में 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। पहला इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज। वो 2 टॉपिक आप कर लेंगे, आपका सारा हो जाएगा। और म्यांमार वाला मैं आपको करा दूंगा। और क्या इतना काफी है? पूरा काफी है, सब कुछ ही कवर मैंने कर दिया है। समझाऊंगा एकदम शॉर्ट में, जिससे आपका एमसीक्यू का बस अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो यार अगर हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन की, शॉर्ट में आपको समझाऊंगा जिससे पूरे एमसीक्यू आपके कवर हो जाए। तो कुछ जगह हमारे रिलेशन अच्छे हैं और कुछ जगह खराब है। मेन डिस्प्यूट हमें वाटर शेयर में देखने को मिल जाता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर का। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट बांग्लादेश से कुछ जगहों पे अनहैप्पी है, जैसे कि जो इंडिया में इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है उसको उन्हें डिनाई कर दिया है। उसके बाद वो एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया को पसंद नहीं आता है। उसके बाद इंडिया कहना था कि भाई हम आपकी टेरिटरी से अपनी ट्रूप को भेजेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, उसके लिए उन्हें मना कर दिया। उन्हें इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। और हमारा म्यांमार बोल रहा है कि वो बांग्लादेश से टेरिटरी से इंडिया को एक्सपोर्ट कर देगा, तो उसके लिए भी हामी नहीं भर रहे हैं। तो इंडिया को ये चीजें पसंद नहीं आती है। उसके बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट भी कुछ चीजें कहता है। उनका कहना है इंडियन गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक अ रीजनल बुली ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, इंकरेजिंग रिबेलियन इन द चित्तागोंग हिल ट्रैक्स। नाम याद रखिएगा, चित्तागोंग हिल ट्रैक्स। उसके बाद ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इस नेचुरल गैस एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड। तो ये कुछ आरोप इंडिया पर ये लगाते हैं बांग्लादेश वाले। उसके बाद बाउंड्री डिस्प्यूट अभी तक हमारी सॉल्व नहीं हो पाई है। इकोनॉमिक रिलेशन हालांकि पिछले 10 सालों में बहुत इंप्रूव हुए हैं। उसके बाद बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लोकिश पॉलिसी दैट वांट टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया व्यू म्यांमार। इसका बांग्लादेश पार्ट देखने को मिलती है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एनवायरमेंटल इशू हो गया, इस पर हम दोनों स्टेट ने बहुत कोऑपरेट किया रेगुलरली। तो ये बांग्लादेश रिलेटेड हमारा आ जाता है। इसके बाद भाई अब नेपाल की भी बात कर लेते हैं।
तो नेपाल और इंडिया का एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि विच टू कंट्री एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। तो भाई नेपाल और इंडिया हमारा है, बहुत ही कम ऐसे रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। इनने दोनों ने एक ट्रीटी साइन करती हुई जिसकी मदद से कि दोनों कंट्री में लोग ट्रेवल कर सकते हैं काम करने के लिए विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट। दिया हुआ है टू कंट्रीज टू ट्रेवल टू एंड वर्क इन द अदर कंट्री विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट। वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती हमको ट्रेवल करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज हैव ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन द पास्ट। ट्रेड रिलेटेड थोड़े से डिस्प्यूट हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे इंडिया ने हमेशा बोला है यार कि जो चाइना से इसके इतने वार्म रिलेशन हमें देखने को मिल जाते हैं नेपाल के, वो हमें कहीं ना कहीं पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि नेपाल की गवर्नमेंट उसका रिलेशन भी अच्छे रख रही है और साथ ही साथ जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं उसके खिलाफ एक्शन भी कोई नहीं ले रही है। उसके बाद भाई इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि जो माओइस्ट मूवमेंट है नेपाल में वो हमारी सिक्योरिटी थ्रेट को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि ये राइस देते हैं हमारे यहाँ नक्सलाइट ग्रुप को इंडिया में, जैसे फ्रॉम बिहार इन द नॉर्थ टू द आंध्र प्रदेश इन द साउथ। ये हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे माओइस्ट नक्सलाइट ग्रुप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मैनी लीडर्स एंड सिटीजन इन इंडिया नेपाल। अब नेपाल की बारी आती है तो उनका कहना है कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है। उसके बाद अपनी खुद की डिजाइन रिवर वाटर्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, और नेपाल जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है उसको प्रिवेंट करता है सी का इजी एक्सेस लेने से इंडियन टेरिटरी से। तो कुछ ये हमें बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे स्टेबल और पीसफुल रिलेशन है। हमारा ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट, ग्रेट होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर, ये कुछ चीजें जो हमें साथ जोड़ देती हैं। तो ये इंडिया नेपाल का आता है। मेन वीजा वाला पॉइंट याद रखिएगा, स्पेशल रिलेशन वाला पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद श्रीलंका की बारी भी आ जाती है भाई, इसके बारे में हमने पढ़ा है। मेन श्रीलंका और हमारे इंडिया के जो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं वो हमारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है आइलैंड नेशन के साथ। ये हमने पहले ही पढ़ा था, तमिल और सिन्हाला वाला, इंडियन तमिल्स का। उसके बाद भाई इंडियन लीडर्स और सिटीजन है, उनका कहना है कि वहां पर तमिल लोगों के साथ अगर बुरा होगा, उन्हें मारा जाएगा, उन्हें हराश किया जाएगा, तो हम शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि इंडिया में भी तमिल है ना। इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन तमिल आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड बीइंग किल्ड। फिर इसके बाद दिया हुआ आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1987, ये भी हमने पढ़ा था। अब इंडियन गवर्नमेंट नई पॉलिसी प्रेफर करती, वो है पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट। मतलब श्रीलंका के इंटरनल ट्रबल्स में हम थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट अपना रखेंगे। उसका इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका के साथ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद भाई पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन श्रीलंका में भी इंडिया ने बहुत मदद करी, जिसके बाद हम और ज्यादा क्लोज आ गए। तो ये हमारा श्रीलंका कहा जाता है। अब इसके बाद भाई पाकिस्तान का पढ़ना जरूरी है, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो भाई पार्टीशन के बाद ही हम दोनों की लड़ाई, हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गया था कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान का कहना है कि भाई कश्मीर उनका है, उनको बिलोंग करता है। उसके बाद वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 एंड 48 एंड 65 फेल टू सेटल द मैटर। इसके बाद भी वॉर के बाद भी चीजें सेटल नहीं हुई। उसके बाद भाई 1947-48 की जो वॉर हुई थी उसके बाद हमें डिवीजन ऑफ प्रोविंस देखने को मिल जाता है इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवाइडेड बाय लाइन ऑफ कंट्रोल, याद रखिएगा। उसके बाद 1971 का जो इंडिया जीता था वॉर, उसके बाद भी अनसेटल्ड है कश्मीर वाला इशू, ये सेटल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमें स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। याद रखिएगा दोनों पॉइंट, ये पहला है सियाचिन ग्लेशियर पे जो कंट्रोल है, और उसके बाद ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, दोनों हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडिया चाइना की भाई जो आर्म रेस चलती है वो नए लेवल पर आ गई जब से दोनों कंट्री न्यूक्लियर इक्विप्ड हो गई हैं। तो एक अलग चीज हमें 1990 से देखने को मिलती है। अब याद रखिएगा 1998 में इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। उसके जस्ट कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए थे, और वो कहां पर किए थे? चागाई हिल्स में करे थे, इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद भाई जब से दोनों का हमें देखने को मिलता है ना कि मिलिट्री रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, उसका जैसे दिया हुआ है सिंस द इंडियन पाकिस्तान सीम टू हैव बिल्ड अ मिलिट्री रिलेशनशिप, इसका जो वॉर की चांसेस है वो हमें थोड़ी सी डिक्लाइन होते हुए दिखे कि डायरेक्ट फुल स्केल वॉर होने की चांसेस अब कम हो गई हैं। यहीं खत्म नहीं होता है। उसके बाद अगर इंडिया की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम होती है भाई? पहला है कि ब्लेम द पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर यूजिंग अ स्ट्रेटेजी ऑफ लो की वायलेंस बाय हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट विद आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया। हम ये हमेशा बोलते हैं उनके लिए, और ये सच भी है कि हमने बहुत बार देखा कि पाकिस्तान बहुत खुले उसमें सपोर्ट करता है। The Indian government also believes that Pakistan aided the pro Khalistani militant with arms and ammunition during the period of 1985 and 1995. यह हमें देखने को मिलता है। फिर its spy agency ISI, Inter Services Intelligence, is alleged to be involved in various anti-Indian campaigns in India's northeast, operating secretly through Bangladesh and Nepal. ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बारी आती है
तो उसका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट इन सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर फोमेंटिंग ट्रबल इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, ये वो हम पर बोलता है कि हमारी वजह से यहाँ ट्रबल देखने को मिले। उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैव हैड अ प्रॉब्लम ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, ये भी हमें देखने को मिला था। अंटिल 1960 दे वर लॉक्ड इन अ फियर्स आर्ग्यूमेंट ओवर द यूज ऑफ रिवर ऑफ इंडस बेसिन, ये हमें देखने को मिला था, अभी हमने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद टू कंट्रीज आर नॉट इन अग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ, नाम याद रखिएगा। तो ये हमारा पाकिस्तान का जाता है। अब इसके बाद भाई म्यांमार का पता होना भी बहुत जरूरी है। ये भाई देखिए मैंने गूगल से डाल दिया, आपकी बुक में कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन इतना अपने में सफिशिएंट है। पहला भाई इंडिया म्यांमार के रिलेशन बहुत अच्छे, हमारे हिस्टोरिकल, एथनिक, कल्चरल एंड रिलीजन टाइज हमें देखने को मिलते हैं। भाई हमारा इंडिया लॉर्ड बुद्धा का लैंड है, तो इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज फॉर पीपल ऑफ म्यांमार। उसके बाद भाई हमारा जो जोग्राफिकल रीजन कुछ इस तरीके से कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हमें देखने को मिल जाता है, एक अच्छा रिलेशन हमें देखने को मिल जाता है। इंडिया म्यांमार एक लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं ऑफ ओवर 1600 किलोमीटर्स, जो हमारा उसके बाद फिर दिया हुआ है कि भाई लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिव्स इन म्यांमार, ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इंडिया एंड म्यांमार साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1951, ये भी इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद भाई जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 1987 में विजिट किया था, उसके बाद हमारे रिलेशन और स्ट्रांग हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ अग्रीमेंट हमने साइन किए, बायलैटरल कोऑपरेशन हैव बीन साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज। उसके बाद भाई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप किए गए, जिससे और अच्छे से हम एस्टेब्लिश कर सके अपने रिलेशन, जहां पर हमारा इंटरेस्ट है वो हम और अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद भाई जब वहां पर अर्थक्वेक आया था शान स्टेट में मार्च 2011 में, तो उसके बाद हमारे इंडिया ने $1 मिलियन का असिस्टेंस उनको दिया था म्यांमार वालों को। तो ये म्यांमार रिलेटेड इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर वीडियो के बाद भाई आपको वो सब समझ में आ गया होगा, हम बात कर लेते हैं इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी की। तो न्यूक्लियर पॉलिसी पहले से हमारी बुक में है, लेकिन उसमें कुछ अपडेट आया, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड, हमने हमेशा पीस की ओरिएंटेड वे में ही हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी को देखा है। हमारा हमेशा से क्लियर एक्सप्लेनेशन रहता है कि भाई फर्स्ट यूज हमारा नहीं होगा, मतलब हम पहली कंट्री नहीं होंगे जो कभी वॉर हो गया है, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो न्यूक्लियर वेपन का यूज कर रहे हैं ना। बट भाई अब जैसे कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में चेंजेस आए हैं, हम उसको देख रहे हैं, तो जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको क्लियर कर दिया है कि जो ये नो फर्स्ट यूज है इसको रिव्यू भी किया जा सकता है। मतलब ये पुराना इंडिया नहीं है भाई कि हम नो फर्स्ट यूज, अगर अब आप ज्यादा आतंक मचाओगे तो हम नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी उसको रिव्यू भी कर सकते हैं ना, क्योंकि भाई अगर हमारी रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी पर बात आती है तो ये मोदी जी ने बोला है। इसके बाद भाई इंडिया की जो NSG हमारा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप होता है, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में देखता है कोई भी ऐसा मटेरियल के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है जो न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, तो इन चीज़ों को अच्छे से देखता है, उसको भाई बिल्कुल हम कमिटेड है हमारी मेंबरशिप पे। और साथ ही साथ इसके बाद भाई हमारी जो अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज है, जैसे CTBT हो गया, NPT हो गया, इनको आज भी हम अपोज कर रहे हैं, हम इनको अभी भी अनफेयर बोलते हैं। तो ये हमारा इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी का आता है। तो भाई इसके बाद एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, बस इतने ही एडेड टॉपिक है, सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। कोई भी अभी डाउट है, एक्स्ट्रा इन्फो आपके पास, आप कॉमेंट में बताइए, मैं जरूर पिंग करूंगा। साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ, आप इस वीडियो में जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है वीडियो में डाली है, जिनमें मैंने पेज नंबर बताए, उनमें कोई भी दिक्कत आती है आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर पॉलिटिकल साइंस के सब आपकी मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। इसके बाद अगर आपने अभी तक MCQ सीरीज नहीं देखी, देख लीजिए, फंसना पक्का है। ह्यूमैनिटीज की जितनी भी हमने MCQ सीरीज बनाई है उनसे बोर्ड एग्जाम में फंसा है, अब पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की बारी आ चुकी है, तो बिल्कुल ये भी आप देखना मत भूलिएगा।